बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहली खबर कि आज हज करप्शन केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने DGFIA को हुक्म दिया है कि सरकारी खर्च पर हज करने वाले लोगों से रकम वापस ली जाए, और डेट दी गई है 22 अप्रैल तक की, और फौरी तौर पर इस हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट पेश की जाए। अपने प्रोग्राम में आज हम शामिल करेंगे पाकिस्तान का फख्र और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन इसके बावजूद फाइनल में पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत मौजूद रही जिसके फैसलों का तोती बोलता है और जिसने यकीनी तौर पर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ICC अंपायर अलीम डार आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका में एक नई बहस छिड़ गई है। अमेरिकी इंतज़ामिया और कांग्रेस के दरमियान जो अमेरिकी बजट है उस पर जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं। अगर आज रात 12 बजे तक इस पर कोई हतमी नतीजा नहीं निकलता तो शट डाउन हो जाएगा, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक के मुतासर होने का खदशा है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हज करप्शन केस की समाअत की। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हज करप्शन केस की समाअत हुई, और इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने DGFIA को हुक्म दिया है कि सरकारी अखराजात पर हज करने वालों से 22 अप्रैल तक रकम वसूल करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि अगर मुफ्त हज के मामले में वजीर दाखिला के खिलाफ भी सबूत हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि उन तमाम अफराद की फहरिस्त पेश की जाए जिनसे हज की रकम वसूल करना बाकी है, और जिन लोगों ने रकम वापस कर दी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की ज़ेर सदारत ये बेंच करप्शन केस की समाअत कर रहा है, और आज इस समाअत के दौरान ये भी बताया गया कि साबिक सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट इस्माइल कुरैशी के खिलाफ 2 एडिशनल सेक्रेटरीज और एक जॉइंट सेक्रेटरी ने बयान रिकॉर्ड करवाया। गवाहन का कहना था कि इस्माइल कुरैशी राव शकील के खिलाफ एतराज़ात जानते थे मगर उन्हें छुपाया गया। चीफ जस्टिस ने साबिक सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट इस्माइल कुरैशी को ताहुक्म सानी गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए कहा कि उनके खिलाफ सबूत मिले तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सरकारी खर्च पर हज करने वालों को जो एक हफ्ते में रकम वापस करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्म आया है, इसमें बताया गया है कि साल 2009 और साल 2010 में सरकारी हज करने वालों के जिम्मे तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। अब क्या सूरत हाल हो सकती है और कितनी अहमियत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ये फैसला किया गया है, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर जनाब एजाजुल हक ने। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये सरकारी खर्च पर हज करना ये शुरू हुआ था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। आप क्या समझते हैं कि क्या हमें उस दौर का इस दौर के साथ मुआवजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि उस वक्त हालात कुछ और थे और इस वक्त हालात कुछ और हैं? इस वक्त जाहिर है कि माशी हालत भी बहुत खराब है। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जिस सरकारी हज की आप बात कर रहे हैं, देखिए सरकारी हज 2 किस्म के होते हैं। एक जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में ये हुआ था कि शेख राशिद अल मखदूम जो थे वो पाकिस्तान की कोई मदद करना चाह रहे थे, और उन्होंने कोई 4 करोड़ या 8 करोड़ रुपए, मुझे अब याद नहीं है फिगर क्या थी, वो पैसे दिए थे जनरल ज़ियाउल हक को कि इसको आप जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करें। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके नाम पर एक ऐसा ट्रस्ट बनाऊंगा कि आपके लिए सदका जारिया होगा, और जितने पैसे आप दे रहे हैं इतने पैसे हम डालकर एक ट्रस्ट बनाएंगे, और उससे हम हर साल उन लोगों को जो बिल्कुल गरीब गुरबा लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं हज करने की और अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको हज के लिए भेजेंगे। लेकिन किसी ऐसे शख्स को हज पे नहीं भेजा गया सरकारी तौर पर कि जो अफोर्ड कर सकता हो और वो जो है वो इस मत के तहत हज करने के लिए जाए। लेकिन आने वाली हुकूमतों ने, फिर खास तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, एक नहीं 2 मरतबा ऐसी शख्सियात को वहां भेजा जिनका ताल्लुक उनकी पार्टी से था, और पार्टी के कारकुन थे, और अच्छे खासे मुखैर हजरात जो भी हैं वो इन पैसों से हज पे जाते रहे। और लाजमी बात है कि ऐसे लोगों से वसूली जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक करप्शन का
की मद में आता है कि आप जो अफोर्ड कर सके, क्योंकि हज तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको कोई हज। अच्छा इजाजुल हक साहब, मौजूदा दौर में अगर जाहिर है कि कोई सियासतदान हो या कोई सरकारी अफसर हो या कोई दानिश्वर हो, कोई लिखारी हो, कोई सहाफ़ी हो जो अफोर्ड कर सकता है, अगर वो इस तरह के मामलात में मुलविस होता है और सरकारी अखराजात पर वो हज के लिए जाता है, तो आपके ख्याल में क्या सूरत बनती है? क्या आप ये समझते हैं कि हुकूमत इस हज को भी, यानी इस मजहबी फरीज़े को भी एक सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करती है? देखिए, ये तो बिल्कुल एक ऐसी बात है जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक ऐसा मजहबी ताल्लुक है कि इसमें अगर आप किसी को अप्लाइज करें तो लाजमी बात है कि उसकी फिर एफिलिएशन और वो हमेशा आपको याद भी रखता है। लेकिन मैं अपने ज़माने की 3 साल की बात कर रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा ज़हन में नहीं आ रहा कि किसी ऐसे शख्स को सरकारी हज पे भेजा हो जो अफोर्ड कर सकता हो। सिर्फ उन लोगों को भेजा जिनका ताल्लुक या तो वजारत के साथ था, वो जो वहाँ पे काम के लिए जा रहे थे, या फिर वो डेलीगेशन जो एक जाता है जिसके अंदर के चारों सूबाई वज़रा मजहबी अमूर के जाते हैं, और वो भी इसलिए ले जाया जाता था उनको कि वहाँ जाकर वो देखें कि मामलात और दीगर जो हज से रिलेटेड हैं उसमें अपने अपने सूबों से आए हुए लोगों के साथ मिलकर हमारी मदद करें, और अगर कोई शिकायत वगैरह है तो उसके अंदर भी हमारी मदद करें। उसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ऐसी शख्सियत को किसी सरकारी हज पर कौमी खजाने से भेजा हो जिसका मैं कह सकूं कि भाई हमने फलां शख्स को जो है वो सरकारी हज करवाया। ऐसे हालात में कि जब जाहिर है कि मुल्क की जो माशी हालत है वो भी बहुत परेशान कुन हद तक हो, और ये जो 3.5 करोड़ तकरीबन बताया जा रहा है कि खर्चा आया, ये आप समझते हैं कि क्या हम ये अफोर्ड कर सकते थे इतना बड़ा खर्चा कि सरकारी खर्चे पे ही हम हज करा देते इतने लोगों को? हाँ, ये तो बिल्कुल मैं एक अजीबो गरीब बात मुझे लग रही है कि इतने ज्यादा लोग, वो कौन लोग थे जिनको भेजा गया और किस मद से उनको पैसे दिए गए, कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको अपना अपने अपने उसमें दिखाया, खाते में दिखाया। तो ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि करोड़ों रुपए अगर वाजिबुल अदा है तो इसका मतलब कि सैकड़ों लोगों को फिर ओब्लाइज करने के लिए सरकारी हज पर भेजा होगा, जिसकी समझ, मेरी समझ से ये बात। अच्छा, इसमें आप भी बताइएगा कि आप भी चूंकि वजीर मजहबी उमूर रहे हैं, क्या तरीक़ाकार होता है सहाफ़ियों के लिए? क्योंकि ज़ाहिर इसमें सहाफ़ी भी हैं, इसमें सियासतदान भी गए, इसमें और भी सरकारी लोग गए, तो तरीक़ाकार क्या होता है? देखिए, जो जहाँ तक सहाफ़ियों का ताल्लुक है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि 10 सहाफ़ियों को हर साल हज पे भेजा जाता था, और हमारे ज़माने में भेजा जाता रहा है, लेकिन वो टिकट अपने लेते थे और वहाँ पर सिर्फ रहाइश का और बाकी मामला जो है वो हम उनके लुक आफ्टर करते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो भी इसलिए भेजा जाता था कि अगर हमसे कोई कोताही हो रही है, कोई गलती हो रही है, उन्होंने वहां से रिपोर्टिंग करनी है, तो उनको साथ जो है वो भेजा जाता था। इसके अलावा कोई ऐसा खर्चा मिनिस्ट्री ने नहीं किया उनसे कि उनके टिकट दे या उनको कोई TADA दे या उनको कोई वहां पर अखराजात उनके खाने पीने के दे। वो सारे खाने पीने के अखराजात अपने करते थे, सिर्फ रहने की रहाइश उनको वहां दी जाती थी पाकिस्तान हाउस में या किसी और जगह पे, ताकि वो हज के मामलात को लुक आफ्टर कर सके और अगर कोई शिकायत है तो उसको पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचा सके। अच्छा इजाजुल हक साहब, ये एक के बाद एक मामला सामने आता चला जा रहा है, आपके ख्याल में आपकी राय क्या है कि हुकूमत इससे कुछ सीख भी रही है कि मामलात जूं के तूं ही चले जा रहे हैं? देखें, जो हाल मईशत का है और जिस तरह से हुकूमत हटदर्मी कर रही है और जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट के साथ कन्फ्रंटेशन का लहजा और तरीक़ाकार अपनाया हुआ है, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक शख्स अगर कंटेम्प्ट में जाता है तो आप उन पे प्रेशर डालने के लिए उसको वजीर बना देते हैं, और इसी तरह से दीगर मामलात। और ये हज के मामलात जो सामने आए हैं, ये आप यकीन करें कि बड़े अजीबोगरीब मामलात हैं, और जिस तरीके से ये पिछले चंद सालों के अंदर ये मामलात जो सामने आए हैं, इसमें कड़ियां जो हैं वो ऊपर तक जाकर मिलती हैं। अगर हुकूमत ने कोई सबक सीखना होता तो जब इन पे तंबीह की गई थी, जब इनको इशारे दिए गए थे स्टील मिल के बारे में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, OGDC के बारे में, हज के बारे में, तो ये उसी वक्त रिएक्ट करते और उसी वक्त ये उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते।
تو ملک کے یہ حالات نہ ہوتے جو آج یہ حالات. بہت بہت شکریہ اعجاز الحق، مسلم لیگ ضیاء کے صدر اور سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، ہم سے آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بات کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.